हाँ भाई, क्लास 12 लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, हमें P ऑफ E बाई F निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F निकालना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F। ठीक है, इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F निकालना है और हमें E के बारे में क्या कहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 सिक्के हैं, 2 कॉइन्स हैं जिनको कि एक बार उछाला गया है। वेयर फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो E है वो है टेल अपीयर्स ऑन 1 पॉइंट, टेल अपीयर्स ऑन 1 पॉइंट और F है 1 पॉइंट शोज हेड, 1 पॉइंट शोज हेड। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस, अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्के को 1 बार उछाले, बात एक ही है। तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस लिखें तो HH HT TH TT, टोटल ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब E में क्या क्या हो सकता है, टेल अपीयर्स ऑन 1 पॉइंट, ये जो टेल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में आना चाहिए, या तो पहले में या तो दूसरे में, लेकिन एक बार आना जरूर चाहिए। ठीक है, तो इस सैंपल स्पेस में हमारे पास ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें एक बार टी आया हो, टेल आया हो? एक है HT और एक है TH। बस अब F के बारे में हम देखें। F में लिखा है कि 1 पॉइंट शोज हेड, मतलब जो एक पॉइंट है उसमें हेड तो आना ही चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक ही में आना चाहिए, 2 में नहीं आना चाहिए, ऐसा हमको नहीं चलेगा। या फिर अगर एक भी हेड नहीं आ रहा है वैसा भी हमें नहीं चलेगा। हमें जो 2 पॉइंट है दोनों में से एक में हेड चाहिए ही चाहिए, चाहे वो पहले में हो या फिर वो दूसरे में हो। तो इसमें कौन कौन सा होगा भाई, HT हो जाएगा और TH हो जाएगा। तो देखो भाई, E में भी HT और TH है, F में भी HT और TH है। तो E इंटरसेक्शन F अगर हम निकालें तो HT HT दोनों में है तो HT कॉमन हो जाएगा, TH TH भी दोनों में है तो ये भी दोनों कॉमन हो जाएगा। अब हम P ऑफ E इंटरसेक्शन F अगर निकालें, सॉरी P ऑफ E बाई F अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज अपॉन P ऑफ F। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F हो जाएगा 2 अपॉन सैंपल स्पेस में कितने हैं भाई, 1 2 3 4, तो 2/4 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यानी कि 2 अपॉन सैंपल स्पेस के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो है 4। ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर 1 है। इसका मतलब एक ऐसा इवेंट है भाई, इसको हम श्योर इवेंट बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, सेवन का सेकंड पार्ट। इसमें भी वही है कि E दिया हुआ है कि नो टेल अपीयर्स, नो टेल अपीयर्स, और F दिया हुआ है नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स। ठीक है, और हमें क्या निकालना है भाई, P ऑफ E बाई F। तो
सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू होगा HH, HT, TH और TT। ठीक है, तो अब E की अगर हम सेट की बात करें तो E में नो टेल अपीयर्स, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें एक भी टेल ना हो। इसका मतलब सिर्फ कौन सा वाला बचता है जिसमें एक भी टेल नहीं है, HH। ठीक है, F की बात करें अगर हम, इसमें लिखा है कि नो हेड अपीयर्स, ऐसा जो है हम उस एलिमेंट को लेंगे जिसमें कि एक भी हेड नहीं है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है भाई जिसमें एक भी हेड नहीं है, सिर्फ ये TT। ठीक है, तो अब देखो अगर हम E इंटरसेक्शन F की बात करें तो देखो E में HH है, F में TT है, दोनों में क्या कोई कॉमन मिल रहा है, इंटरसेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा भाई, फाई होगा। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F is equal to probability of E intersection F upon probability of F। क्लियर। तो probability of E intersection F का मतलब E intersection F में जितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स है भाई E intersection F में, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब 0 अपॉन सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 4, तो 0 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ F में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यानी कि 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 4। 4 से 4 कट गया, ये बचा 0 बाई 1, 0 बाई 1 का मतलब 0। ठीक है, तो ये जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर होगा 0। और 0 अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आती है तो उस इवेंट को कौन सा इवेंट बोलते हैं भाई, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल इवेंट है, ये कभी भी नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। A die is thrown 3 times। डाइस सबको पता है कि डाइस क्या होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स मार्क किए हुए रहते हैं। तो इसी डाइस को हम 3 बार फेंक रहे हैं। अब देखो, किसी डाइस को 3 बार फेंको या फिर 3 डाइस को 1 बार फेंको, बात एक ही है। तो टोटल आउटकम क्या होता है भाई, 6 × 6 × 6 यानी कि 216, 216 हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं। अगर इसी तरह किसी डाइस को अगर हम 2 बार फेंकें 2 टाइम्स तो कितने आउटकम पॉसिबल है भाई, 6 × 6। पहले में भी 6 पॉसिबिलिटी है, दूसरे में भी 6 पॉसिबिलिटी है, तो 6 × 6 हो जाएगा, ये होगा 36। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें 3 टाइम्स की बात किया है, इसका मतलब टोटल जो पॉसिबिलिटी होगी, टोटल पॉसिबिलिटी या टोटल आउटकम वो कितना होगा भाई, 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू 216। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो हमारा इवेंट ई है वो है कि 4 appears on the third toss। 4 appears on the third toss। और F दिया हुआ है कि 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। ठीक है, तो हमें इसमें P of E by F निकालना है। तो देखो भाई, E में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें कह रहा है कि जो 4 है वो हमारा थर्ड टॉस में ही होना चाहिए। 4 जो है वो हमारा थर्ड टॉस में होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट दोनों में कुछ भी हो सकता है। सपोज हमने फर्स्ट में 1 ले लिया तो ये 1 1 4 होगा, 1 2 4 होगा, 1 3 4, 1 4 4,
प्लेस पे फिक्स कर दिया तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन हो गए? 6 ऑप्शन हो गए। इसी तरह अगर हम 2 को फर्स्ट प्लेस पे रख दें और 4 को लास्ट प्लेस पे रख दें तो भी मेरे पास 6 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह 3 के केस में भी 6 ऑप्शन होंगे, 4 के केस में भी 6 ऑप्शन, 5 के केस में भी 6 ऑप्शन और 6 के केस में भी 6 ऑप्शन। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 सब में 6 ऑप्शन है तो 6 × 6 36 ऑप्शन हो सकते हैं भाई ई में हमारे। ठीक है, जो सेट ई है उसमें हमारे 36 एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। अब उसके बाद अगर हम एफ की बात करें, एफ की अगर हम बात करें, एफ में बोल रहा है कि 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses, यानी कि फर्स्ट 2 टॉस में 6 और 5 को हमें फिक्स कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड टॉस में हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 और 6, ये सारे एलिमेंट्स हमारे एफ में हो सकते हैं। ठीक है ना। अब हमें ई बाई एफ निकालने के लिए हमें ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत है, तो हम ई इंटरसेक्शन एफ पहले निकाल लें। तो ये है ई, ये है एफ, तो दोनों में हमारा इंटरसेक्शन क्या क्या हो सकता है भाई? ये 6 5 4 6 5 4 ही है जो कि हमारा इंटरसेक्शन हो सकता है, बाकी इसमें कोई भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एफ में जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी शुरुआत हमारे 6 से हो रही है। तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी शुरुआत 6 से होती है? ये तो 1 से शुरू है तो इंटरसेक्शन मिल नहीं सकता। ये 2 से है, इसमें भी नहीं, 3 से 4 से 5 से किसी में भी नहीं मिल सकता। हमें सिर्फ मिल सकता है किसमें? इसमें 6 इसमें से स्टार्ट हो रहा है। तो 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4, तो जो 6 5 4 है सिर्फ वही हमारा एक एलिमेंट होगा जो कि हमारा इन दोनों के अंदर कॉमन मिलेगा। ठीक है ना। तो अब हम P ऑफ E बाई F की अगर बात करें तो P ऑफ E बाई F होगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F होल डिवाइडेड बाई P ऑफ F। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F कितने हैं भाई? एक ही एलिमेंट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर आउटकम 216, 1/216 होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। F में कितने हैं भाई हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 अपॉन टोटल कितने हैं? 216। 216 से 216 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1/6। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। एक फैमिली पिक्चर खिंचवाने के लिए मदर फादर और सन को लाइन में खड़ा किया गया है रैंडमली, मतलब कोई कहीं भी खड़ा हो सकता है। ठीक है। अब ई जो है, जो हमारा फर्स्ट इवेंट है, उसमें कह रहा है कि सन should be on one end। जो सन है वो एक तरफ होना चाहिए, चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में। और एफ जो है वो है फादर शुड बी इन मिडिल। फादर जो है वो मिडिल में होने चाहिए। ठीक है। और हमें इसमें P ऑफ E बाई F निकालना है। तो देखो भाई, अगर हमने सन को S से डिनोट किया, फादर को F से डिनोट किया,
और मदर को m से डिनोट किया तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी भाई? टोटल पॉसिबिलिटीज जो होगी, क्योंकि हमारे इसमें 3 लोग हैं, सन, फादर और मदर, उनके प्लेसेस को अगर हमें रीअरेंज करना है तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं भाई? हमें पता है कि अगर n नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं और अगर हमें उन्हें अरेंज करना है, परम्यूट करना है, तो हम उसको n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 लोग हैं तो तीनों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि टोटल हो गया 6 पॉसिबिलिटीज हैं। ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। अब हमें इवेंट ई की अगर हम बात करें तो इवेंट ई में क्या हो सकता है भाई? सन को हमें एक साइड में रखना है। सपोज हमने सन को लेफ्ट साइड में रख दिया तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो हम फादर को मिडिल में रख के मदर को एक साइड में कर दें, या फिर सन को इधर ही रखे हैं, फादर मदर कर दिया, इधर सपोज मदर को मिडिल में रख के फादर को साइड में कर दिया। मतलब अगर हमने सन को लेफ्ट साइड में फिक्स कर दिया तो हमारे पास 2 ऑप्शन पॉसिबल है। इसी तरह अगर हमने सन को राइट हैंड में फिक्स कर दिया तो भी हमारे पास 2 ऑप्शन पॉसिबल है, एक मदर फादर सन का और एक फादर मदर सन का, ठीक है। तो ये हमारा सेट ई हो गया, इसमें 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अब एफ में कह रहा है कि जो फादर है वो हमारा मिडिल में होने चाहिए, तो फादर को हमने मिडिल में कर दिया तो या तो सन और मदर एक साइड ऐसे ऐसे हो जाए, या फिर मदर को इधर कर दे, फादर तो मिडिल में ही है, और सन को इधर कर दे। हमारे पास बस यही 2 ऑप्शन है एफ के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ निकालें। अब ई और एफ का इंटरसेक्शन देखो भाई क्या क्या हो सकता है? ये एस एफ एम हो सकता है, सन फादर मदर ये हो सकता है, और मदर फादर सन ये हो सकता है, एम एफ एस। तो ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एस एफ एम कॉमा एम एफ एस, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? पी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। अब P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F में देखो भाई 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो 2 अपॉन टोटल कितने थे भाई? टोटल पॉसिबिलिटीज हमने बताई कि 6 हैं, तो 2 अपॉन 6 हो गया, होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F में कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 2 ही हैं, तो 2 अपॉन फिर से टोटल पॉसिबिलिटीज 6 ही हो जाएगा, तो 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का मतलब ये भी हमारा कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है, ठीक है, ये होगा ही होगा। चलो आगे। Question number 10. A black and a red dice are rolled. 2 डाइस है यहाँ पे, एक ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का, ठीक है। इसका ए पार्ट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। हमें उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें कि दोनों जो डाइस हैं उनका सम 9 से ज्यादा होना चाहिए। 9 होगा तो हम उसको नहीं लेंगे भाई, हम 9 से ज्यादा को लेंगे, ठीक है। तो ई में क्योंकि ये डाइस है इसके ऊपर इसका मतलब या तो 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा, इधर भी 1 2 3 4 5 6 ही लिखा होगा। तो अगर ई है तो ई में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं भाई? हमें 9 से ज्यादा चाहिए, मतलब मिनिमम जो होगा वो हमारा 10 होना चाहिए। तो 10 होने के लिए हमें इस ब्लैक में कम से कम 4 तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 अगर हम मिनिमम यहाँ पर रखेंगे तभी रेड में अगर हम 6 करें, मैक्सिमम 6 ही हो सकता है, तब जाकर इन दोनों का सम 10 होगा। इससे अगर एक भी तुमने कम रख दिया तो दोनों का सम 9 हो जाएगा और
वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दोनों का सम 9 से ज़्यादा ही चाहिए, इसलिए 4 + 6 10 है, ये हमारा सबसे पहला एलिमेंट होगा। फिर 4 की जगह 5 कर दें तो 5 और 5, फिर 5 6 भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर क्या क्या हो सकता है भाई, 6 के साथ अगर हमने यहाँ पे 6 रख दिया तो हमारे पास 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है भाई? अगर हमने यहाँ पे 4 को रखा तो मैक्सिमम केस में यहाँ पे 6 ही हो सकता है, 4 और 6 10 हो गया। फिर अगर हमने यहाँ पे 5 को रखा तो 5 के साथ 5 भी हो सकता है 10, 5 के साथ 6 भी हो सकता है 11, ठीक है। अब इस केस में 6 4 10 हो सकता है, 6 5 11 हो सकता है, 6 6 12 हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे ग्रेटर देन 9 है, तो ये हमारा ई के एलिमेंट्स हो जाएंगे। और एफ में क्या कह रहा है भाई? एफ में कह रहा है कि गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, जो ये जहाँ गिवन दैट जो बोलता है, गिवन दैट को हम कौन सा एलिमेंट मानते हैं भाई? इन जनरल एफ मानते हैं। तो कह रहा है गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, जो ब्लैक डाई है सिर्फ उसकी बात कर रहा है कि उसमें 5 आया है, रेड डाइस के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है। तो अगर ब्लैक डाई को हमने पहले माना है तो ब्लैक डाई में 5 आ गया, ठीक है। अब जो रेड डाई है उसमें तो कुछ भी आ सकता है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा है कि रेड डाइस में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, उसने तो सिर्फ ब्लैक डाइस के बारे में बोला है कि उसमें 5 आना चाहिए, हमने 5 को मिक्स कर दिया। अब रेड डाइस में 5 1 भी आ सकता है, सपोज ये 5 2 भी आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है, 5 4 भी, 5 5 और 5 6, इतने सारे एलिमेंट्स हमारे एफ में आ सकते हैं। अब हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लें। ई और एफ में हमारा कौन सा कॉमन निकल रहा है भाई? देखो 5 5 एक कॉमन निकल रहा है और ये 5 6 भी हमारा कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। तो 5 6 भी, 5 5 और 5 6 ये दो एलिमेंट है जो कि हमारे कॉमन है। और कोई कॉमन तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। 5 5 और 5 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे आएगा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो ठीक है, तो देखो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं भाई? हमारे पास 2 दो ही है, एक तो 5,5 है और दूसरा 5,6 है, तो 2 आ गया। अच्छा, अपॉन टोटल आउटकम कितने होंगे भाई? क्योंकि यहाँ पे 2 डाइस है, एक ब्लैक और एक रेड, तो ब्लैक में टोटल 6 केसेस हो सकते हैं, रेड में भी टोटल 6 केसेस हो सकते हैं। तो टोटल हमें जब दोनों को एक साथ करना है तो मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग 6 × 6 ये हो जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी इज 36, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 36 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि एफ में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन टोटल है 36, तो 36 से 36 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है।